दो लाइन पढ़ता हूँ, अपनी बात को खत्म करता हूँ। एहसानों के बदले नजर झुकानी पड़ती है। एहसानों के बदले नजर झुकानी पड़ती है। इस दुनिया में हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सांस्कृतिक उत्सव की आप सबको शुभकामनाएं। मुझे दोपहर तक ये पता नहीं था कि इस कार्यक्रम में मेरी भूमिका क्या है। मुझे कहा गया था कि विश्वविद्यालय के बच्चे हैं और उनके साथ बात करनी है, लेकिन जो जन सैलाब यहाँ दिखाई दे रहा है, विशेष रूप से मेरे बहुत आदरणीय बड़े भाई अफसर अनुपाल जी यहाँ पर हैं, तो ये ऐसा लग रहा है कि रैली हो गई है, तो अपने आप में एक चुनावी सभा टाइप की हो रही है। बल्कि आज मंच पर दीप प्रज्वलन के लिए प्रोफेसर साहब के अलावा अक्षय को भी आना चाहिए था। असली रैली तो उसी की है। 2-4-5 महीने बाद उसी का इम्तिहान शुरू होना है, कन्वोकेशन उसी का प्रारंभ होना है। जो लोग इधर खड़े हैं आपको भी बधाई। पहली बार लेफ्ट में इतने लोग देख रहा हूँ, वरना भारत में तो लेफ्ट में लोग ही खत्म हो गए हैं। दो चार मिनट आपसे बात करता हूं, उसके बाद आप जो कहेंगे वो मैं सुना दूंगा। एक तो सबसे पहले इस बात की बधाई कि आज से इतने वर्ष पहले मुझे बताया सुमेश जी ने कि 2007 में ये परिसर आपने प्रारंभ किया। इतने साल पहले एक सुदूर अंचल में विद्या की इतनी बड़ी भूमिका रखना, ये अपने आप में बहुत सोच की बात थी। आज अगर कोई विश्वविद्यालय बना ले तो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि इस पूरे इलाके की जो समृद्धि है, मैनपुरी की, इटावा की, फिरोजाबाद की, शिकोहाबाद की, सैफई की, मानिए मत मानिए, इस पुण्य अवसर पर मैं उस आत्मा को याद करना चाहता हूँ, भारतीय राजनीति में जिनके उदय के कारण बहुत वर्षों से, शताब्दियों से पीछे रहे हुए इस इलाके को, आगरा के अलावा इस इलाके के किसी कस्बे शहर का नाम दिल्ली नहीं जानती थी, लखनऊ नहीं जानता था। ये तो संयोग रहा, ये तो एक उत्पत्ति हुई कि सैफई में नेताजी जैसा एक जनप्रतिनिधि पैदा हुआ, जिनके कारण वो मुख्यमंत्री रहे, केंद्र की राजनीति में रहे, और उनके अंतिम समय से कुछ समय पहले तक उनसे मुलाकात होती थी, बात होती थी। आदरणीय डॉक्टर साहब के जब पुस्तक का विमोचन हुआ और मैं उसमें मुख्य अतिथि था, उस दिन भी मेरा बड़ा सौभाग्य कि मैं उनके बिल्कुल पास में था, और मेरे ख्याल से आखिरी कोई राजनीतिक टिप्पणी उन्होंने उसी दिन की थी जो उनके मन में थी। तो तब भी उन्हें इस इलाके की चिंता रहती थी, क्षेत्र की चिंता रहती थी। यह अपने आप में एक बड़ी बात है कि अगर कोई इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी अपने लोगों का ध्यान रखता है। और मैं आज अपने प्रिय भतीजे अक्षय से कह रहा था कि भाई यहाँ कितने दिन रहते हो, तो उसने कहा बिल्कुल 2 किलोमीटर दूर घर से है, यहाँ भी घर है। तो मैंने उनसे कहा कि अपने ताऊजी से सीखो
कि हेलीकॉप्टर में चलते समय भी अगर पायलट को ना पता हो तो नीचे नहर के इस किनारे कौन सा गांव है और इस किनारे कौन सा गांव है, ये अगर एक आदमी बता सकता था तो उसका नाम मुलायम सिंह यादव है। इन दिनों तो राजनीति सैफोलॉजी की हो गई है। इस समय तो राजनीति जातिगत रुझानों की हो गई है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर कितने ठाकुर हैं, कितने यादव हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने बनिए हैं, लेकिन गांवों को याद रखना ये बड़ी बात थी। मुझे आज अचानक इस इलाके से गुजरते समय पूरे टाइम नेताजी याद आए। मुझे याद है कि जब सजपा थी समाजवादी जनता पार्टी, तो आदरणीय चंद्रशेखर जी के साथ नेताजी का बड़ा प्रेम था। हमारे इलाके में एक युवा नेता थे जो मेरे पिताजी के शिष्य थे विश्वविद्यालय में, हमने भाई साहब कहते हैं किशन सिंह तोमर, आजकल आपकी पार्टी में है। वो सजपा के बड़े नेता थे जो कि चंद्रशेखर जी के बहुत प्रिय थे। ये पत्रकारों को भी नहीं पता होगी जो मैं आज बता रहा हूँ। उनकी माताजी दिवंगत हो गई और चंद्रशेखर जी दिल्ली में थे। नेताजी उन दिनों नए नेता थे। चंद्रशेखर जी के साथ उनकी माँ की 13वीं में गए। समय बदला, नेताजी मुख्यमंत्री बने, रक्षा मंत्री बने, समाजवादी पार्टी का विस्तार हुआ, मेरी भी लोकप्रियता हुई और कवि के रूप में नेताजी का मुझे स्नेह मिलने लगा, भाई साहब का स्नेह मिलने लगा, शिवपाल जी का स्नेह मिलने लगा। तो उन्होंने मुझसे कहा, यार तुम बहुत निकट हो इन परिवार के, मेरे को एक बार नेताजी से मिलवा ताकि वो मुझे निजी रूप से जान जाए। मैंने नेताजी से समय लिया, मैं लखनऊ को लेके गया। मैंने कहा, नेताजी आपकी पार्टी में ही काम करते हैं और बड़े अच्छे हमारे इलाके के हैं, बड़े शालीन मेरे पिताजी के शिष्य हैं, थोड़ी आपकी कृपा मिल जाती है। नेताजी ने बोला, अच्छा अच्छा, कौन था? तो उन्होंने कहा, साहब वो मेरा एक छोटा सा गाँव है गाजियाबाद में, पिलखवा के पास। नहीं, कौन सा? जैसे उनकी आदत थी। तो उसने कहा, साहब वो दूरी एक गाँव है। दूरी में तो एक बार हम चंद्रशेखर जी के साथ गए थे, युवा नेता की माँ मरी थी, उसकी 13वीं में गए थे। तो बोला, जी मैं वही हूँ, आप मेरी माता जी की 13वीं में आए थे। एक सामान्य व्यक्ति को जानकारी रखना। मुझे लगता है कि आप सब जो युवा यहाँ बैठे हैं, जो इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और इलाका ऐसा है कि हो सकता है नेता भी बने, जो कि संभावना ज्यादा है। तो मैं आपको सिर्फ पहली सीख तो ये देता हूँ, पहली बात तो मैं बच्चों से ये करना चाहता हूँ। आगे जो सोफे पर लोग बैठे हैं उनसे तो कहने का अधिकार नहीं, वे सब बड़े लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं। इनमें तो पूछिए कैसे, जिनसे मैं कह सकता हूँ, जैसे अक्षय मेरा तो भतीजा ही है, बेटा ही है, इससे कह सकता हूँ। बाकी जो पीछे बच्चे बैठे हैं, ये जिस जमीन से तुम जा रहे हो, जिस शिकोहाबाद से तुम जा रहे हो, जिस फिरोजाबाद से तुम जा रहे हो, जिस क्षेत्र से तुम्हारा अब प्रारंभ होगा कैरियर, चाहे तुम दिल्ली नौकरी करो, चाहे गुड़गांव नौकरी करो, चाहे नोएडा नौकरी करो, चाहे फ्लैट लो, चाहे पेंट हाउस लो, चाहे कोठी बनाओ, कहीं भी जाकर अगर इस कैंपस को, इस मिट्टी को भूल गए तो इसका मतलब फिर यहाँ के बेटे नहीं हो, फिर कहीं और के बेटे हो। ये ध्यान रखना, हाथी घूमे गांव गांव, जिसका हाथी उसका नाम, सदा ध्यान रखना। इसलिए बहुत आवश्यक है। मैं आज दिल्ली से चला तो मेरे को एक पत्रकार का फोन आया, मैं बात कर रहा था प्रोफेसर साहब से, उन्होंने मुझसे कहा कि कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा शिकोहाबाद जा रहा हूँ। शिकोहाबाद में इतना बड़ा कार्यक्रम कौन कर रहा है जो आपको अफोर्ड करे? तो मैंने कहा नहीं, एक विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है और भाई साहब का फोन आया था, और हमारे एक बड़े भाई हैं, बड़े पत्रकार हेमंत शर्मा जी, उनका भी आदेश आया था तो जाना जरूरी है। कौन सा है? मैंने कहा जेएस विश्वविद्यालय। तो वो दिल्ली के पत्रकार है, बोले अच्छा वो यादवों की जो यूनिवर्सिटी है। और जिस तरह से ताली बजी उससे लग रहा है कि पूरी है। तो मैंने कहा हाँ वो यादवों का विश्वविद्यालय। तो वो हंसने लगे, मुझसे बोले यादवों की यूनिवर्सिटी बताओ जी। यादव भी पढ़ाने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि आपका ज्ञान अधूरा है, क्योंकि विश्व का पहला शिक्षक जिसे जगतगुरु कहा जाता है, वंदे कृष्णम जगतगुरु, वो श्री कृष्ण यदुवंशी ही था। दुनिया का सबसे महान शिक्षक यदुवंशी था और उसने दुनिया के सबसे महान विद्यार्थी को ज्ञान दिया था, एक ऐसा ज्ञान जिस पर 1000 नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हैं, जिसे श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है। तो आपका ये बच्चे जितने उत्साहित हैं जो पीछे हैं, बेटा जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर में तुम हो। तुम्हारे पास वो है जो आगे बैठे हुए सुकेश जी के पास नहीं है, प्रोफेसर साहब के पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, सिस्को के हमारे बड़े अधिकारी सिंह साहब आए, इनके पास नहीं, किसी के पास नहीं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के दीक्षांत समारोह में
जब धीरूभाई अंबानी गए थे तो उन्होंने उन लड़कों से कहा था कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, मैं इतना भाग्यशाली नहीं जितना तुम। तो किसी ने उनसे कहा कि आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े आप रईस हैं, दुनिया हिंदुस्तान का सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर आप हैं। तो उन्होंने कहा इन लड़कों के पास, लड़कियों के पास वो चीजें जो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास अनुभव है, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास पैसा है, लेकिन मेरे पास आयु नहीं है, मेरे पास जवानी नहीं है। आपके पास फेल हो जाने लायक, अपने काम में निवेश करके असफल हो जाने लायक आयु है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कुछ करने का सोचा और आप उसमें फेल हो गए, लेकिन अगर कोई आदमी आयु में आकर फेल हो जाए, आयु में आकर उसको सफलता ना मिले, या जैसा वो सोचता था वैसा न कर पाए, तो कितनी समस्या होती है ये आपसे बेहतर कौन जानता होगा, इस क्षेत्र से पहले बेहतर कौन जानता होगा। इसलिए जो युवा बच्चे हैं उनसे मेरा ये कहना है कि तुम यूरेनियम हो, तुमसे बिजली भी बन सकती है और बम भी बन सकता है। अब तुमको तय करना है कि दुनिया को उजाला देने वाली बिजली बनानी है या विध्वंस करने वाला बम बनाना है। तो आज इस परिसर में, तरंग में जाते समय जो आनंद तुम्हें लेना है मेरे सुनने का, मेरी कहने का, मेरी कविताओं को, वो तुम्हें दूंगा, लेकिन जाते समय संकल्प लेकर जाना कि एक एक व्यक्ति जिम्मेदार है उस सपने को पूरा करने के लिए जो 75 वर्ष पहले इस देश के बनाने वालों ने सोचा था, इस देश के निर्माताओं ने इसका संकल्प देखा था। और वो क्या देखा था? वो ये देखा था कि इस देश के राष्ट्रपति के अलावा मैं 6 फीट ऊपर खड़ा हुआ हूं, आप 6 फीट पीछे दूर खड़े हुए हैं 100 फीट पर, देश के इतने बड़े राजनेता सामने बैठे हुए हैं, लेकिन हम सब एक समान है। किस अधिकार से? पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक शक्ति हमको बराबर दी है कि इस देश का निर्माण करने के लिए एक वोट तुम्हारी है, एक वोट मेरी। ये जो बराबरी है, ये जो हिस्सेदारी है इस राष्ट्र के निर्माण में, ये 140 करोड़ लोगों को बराबर मिली। आज यहाँ इतने सारे प्रेस के लोग आए हैं, ANI आई है, आज तक आया है, सब लोग आए। मैं जानता हूँ ये इस कारण नहीं आए कि मेरी कविताएं कल प्रसारित करेंगे, ये इसलिए आए हैं कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता बैठे हैं, पता नहीं कुमार विश्वास क्या बोले। ये कल अगर आज मैंने इन्हें कुछ दिया तो कल चलाएंगे प्रोफेसर साहब के सामने दिए कुमार ने संकेत। मैं इनकी किताब के विमोचन में क्या चला गया था, 1 महीने तक मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करता रहा। इलाके के पुराने जीते हारे विधायक आ गए, भाई साहब हम तो आप ही के साथ चलेंगे। मैंने कहा मैं खुद के साथ चलूं पहले, लेकिन आज मैं तुमसे बात करने आया हूं इस तरंग सांस्कृतिक महोत्सव में। एक तो इसकी बधाई कि आपने इतनी दूर ये अपनी गाय को पालता हूँ, उन्हीं का दूध पीता हूँ। तो जितने बच्चे, बेटा ये सोचना मत कि ये बड़ी गाड़ी में बैठ के दिल्ली से आ गए तो कोई किसी रईस के यहाँ पैदा हो गया, तुमसे नीचे की स्थितियों में पैदा हो गए। जहाँ 30 तारीख को वेतन आता था 1 तारीख को, और फिर अखबार वाले के पैसे, दूध वाले के पैसे,
फीस के पैसे और बड़े स्वाभिमान के साथ पिताजी ने पाला और दुनिया के सारे बड़े लोगों के साथ काम किया, दुनिया की सारी बड़ी जगह देखी। आदरणीय प्रोफेसर साहब जैसे बड़े विद्वान और समर्पित और तेजस्वी व्यक्ति का आशीर्वाद अगर है तो सबका रहा, नेताजी का भी स्नेह रहा, प्रधानमंत्री जी का भी बड़ा स्नेह, पूर्व प्रधानमंत्री जी का भी था। लेकिन एक बात ज्यादा ध्यान रखी कि आया कहां से हूं, गांव कौन सा है, जिला कौन सा है और मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो जितने बच्चे यहाँ हैं इनकी पहली जिम्मेदारी जेएस विश्वविद्यालय है, फिरोजाबाद है, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान है। इस बात को अपने मन में सदा सदा कुछ एक कविता मैं आपको सुना देता हूँ जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, मुझे पता है। नमन उनको कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमृत देकर, थोड़ी कठिन होगी कविता लेकिन इसलिए सुनना कि उनका जीवन इस कविता से भी ज्यादा कठिन। जो अच्छे लोग हैं उनकी वाह आए, जहां जहां पंक्ति पहुंचे तालियां। ये है नमन उनको कि जो इस देह को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। अगली पंक्ति पर एक साथ तालियों का कलर टूट कर पड़े आप सब ताली। ये है नमन उनको कि जो इस देह को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने कोना हिमालय। आधी पंक्तियों पर आपका एक प्रतिसाद है तो पंक्ति पूरी होती ही तो ये तालियों की आवाज सीमा बन जाएगी। ये है नमन उनको कि जिनके सामने कोना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। जिनके सामने जिस घर से वो लड़का जाता है, मेरे गांव का लड़का, उसके पिता, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी, मैं एक एक शब्द बोलूंगा, एक एक परिचय पर, एक एक संबंध पर आपकी तालियां होंगी। ये है नमन उनको कि जिनके सामने होना। सुनना, पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा। मेरे नौजवानों, बताना इस मीडिया को दिल्ली तक जाने वाले कि तुम आनंद पर भी दाद देते हो और देश की बात आए तो उस पर भी तुम्हारा स्वर उठता है, तुम्हारी तालियां उठती हैं। सुनना कि पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई।